जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का अगला भाग। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है परमाणु संरचना। आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना और परमाणु संरचना का आज मैं आप लोगों को मॉक 8 पढ़ाने वाला हूं। अभी तक मैंने आप लोगों के इसके 3 मॉक पढ़ा चुका हूं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम से यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग बिना देर किए शुरू करें और इस सेशन का लास्ट सेशन में हम लोग जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था वो हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी के द्वारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दिया गया था। पूछा गया था परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को मैंने इसका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर किया था, आप सभी इसको ध्यानपूर्वक समझें। आप सभी ने यह देखा है कि परमाणु संख्या हम लोग कहते किसको है, तो परमाणु संख्या का सीधा सा मतलब होगा कि यहां प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होगी और इसी संख्या को हम परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। यानी इसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे और Z बराबर P होता है, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन की संख्या और जितने प्रोटॉन की संख्या उतने ही वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर किसी की परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी परमाणु संख्या होती है उसके बराबर ही होती है। यानी यहां सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के द्वारा कमेंट बॉक्स में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया था। तो चलिए आप ऐसे ही आंसर देते रहें, हर आंसर को आपको डिटेल लिखना है ताकि सभी बच्चे जो उन्हें पढ़े उन्हें फायदा मिले। तो आज के इस मॉक 8 का आज हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन इस सेशन की शुरुआत के साथ। यहां पर पूछा गया है कि न्यूट्रॉन नहीं होता। आप लोगों को यहां पर 4 भिन्न भिन्न तत्व दिए गए हैं। इन तत्वों में आप लोगों को पहचानना है कि किनमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि Z बराबर P बराबर E होता है, जितना परमाणु क्रमांक उतने उसमें प्रोटॉन की संख्या और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं। वही अगर हम लोगों ने परमाणु भार को हम लोग समझे तो परमाणु भार क्या होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों का जो योग होता है, इस योग को परमाणु भार के नाम से जाना जाता है। इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं और A बराबर P प्लस N यहां पर होने वाला है। तो हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके यहां इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर हमारे पास में हम लोग देखें सोडियम एक एटम होता है, तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखें 11 और वही इसका एटॉमिक पावर में जो भी नंबर लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है। तो 23 इसका परमाणु भार हो जाएगा, वही 11 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जब हम लोग इस 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहां जो भी निकल कर आएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। यहां जो भी निकल कर आएगा वह न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर मानी जाएगी। तो आप सभी को इसका जवाब आ जाएगा। जैसे यहां पर 12 होता है, आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझना है कि 12 इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। आप लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके ले सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 होता है और इस पर परमाणु भार 15 होता है। जब आप 15 - 7 करोगे तो यहां पर न्यूट्रॉन निकल जाता है। और वही हम लोगों ने यहां पर देखा, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो A - P = N मुझे करना होता है। और यहां P का वैल्यू Z भी हो सकता है, यहां P का वैल्यू E भी हो सकता है। तो इतने सारे वैल्यूज यहां पर P को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ रहा है। न्यूट्रॉन किसमें नहीं पाया जाता? अगर हम लोग देखें तो लिथियम के पास भी न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, ट्राइटियम और हीलियम। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और इन समस्थानिकों में हम लोग हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक अगर डिस्कस करें जिसका नाम होता है प्रोटियम, जिसका नाम हम प्रोटियम के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, तो इस प्रोटियम का जो फार्मूला होगा वो होगा 1H1। और 1H1 को देखोगे तो यहां नंबर ऑफ A यानी इसे हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे, ये नंबर ऑफ Z जिसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे। जब एक में से एक को माइनस किया जाता है तो यहां पर बचता है 0। यानी हाइड्रोजन के एक ऐसे आइसोटोप जिसका नाम है प्रोटियम, इस प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 मानी जाएगी। तो आप इस प्रश्न के लिए सही जवाब देने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सही जवाब हो जाएगा बी। ये ट्राइटियम हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 मानी जाती है। वही हीलियम और लिथियम में भी न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपको शो कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपने नोट्स में इन्हें लिखते चले।
आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि परमाणु भार का, यहां पर पूछा गया है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है, कि जब हम लोग एटॉमिक वेट किसी का मेजर करते हैं तो हम लोगों ने किसको मेजर किया। देखिए आप सभी को मैंने लास्ट सेशन में यह जानकारी दी थी कि परमाणविक भार या एटॉमिक मास, अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास क्या होता है, तो अगर हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। वैसे जब हम एटॉमिक मास को निकालते हैं तो यहां कार्बन 12 के 1/12वें भाग, कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर एटॉमिक मास होता है किसी भी परमाणु का। आप सभी को मैंने ये लास्ट सेशन में पूरा विस्तृत समझाया है कि 16 C12 यानी कार्बन 12 का, कार्बन का एक समस्थानिक होता है, उसके 1/12 पार्ट के बराबर किसी का एटॉमिक मास होता है। तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, तो यहां पूछा गया है C12, ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिया गया है O16, ये इसके आइसोटॉप्स हैं N14 और H1। सही जवाब इसका आपको रहने वाला है C12। तो आप लोगों को लिए सही जवाब यहां पर हो जाएगा C12। चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है आज के सेशन का, कि किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन, किस चीज पर डिपेंडेंसी यहां पर होने वाली है, किसकी, किसी भी रासायनिक गुण की। तो तत्वों के अंदर दो प्रकार के प्रॉपर्टी होते हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए भौतिक अवस्था या भौतिक गुण के अंतर्गत हम लोग किन चीजों को लेते हैं यहां पर, कि उसका बाहरी स्वरूप कैसा है। वही अगर हम लोग रासायनिक गुण की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग केमिकली चीजों को लेंगे कि इसका रिएक्शन हम लोग जब किसी से करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पूछा गया है कि रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो छोटी सी जानकारी जो मेरे द्वारा आपको दी जाने वाली है कि अगर हमारे पास में क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक अभी 17 होता है, क्लोरीन यहां पर आप लोगों को देखोगे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग निकालते हैं तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। आप सभी को यह जानकारी भी होगी कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा कि इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए। रासायनिक बंधन में सबसे ज्यादा भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। अब अगर यहां पर हम लोग देखें क्लोरीन को, तो यह क्लोरीन क्या करता है कि यह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और यह क्लोरीन यहां पर Cl- को बनाएगा। यह क्लोरीन क्या बन जाएगा, जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो वह नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कम होगी। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो Cl है ये बन चुका है Cl-। ये कब बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जब इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इसे हम लोग एनायन भी बोलते हैं या ऋणायन भी बोल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 17, क्योंकि यहां पर अभी ये सामान्य तत्व है, परंतु जब क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18। यानी अब हम देखेंगे कि जो क्लोरीन है यह आर्गन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, यह स्थायी बन गया, क्योंकि हर एक तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैसों की तरह बिहेव करना चाहता है ताकि वह भी स्थायी बन जाए, क्योंकि इनके अष्टक जो है वो पूर्ण होते हैं। इनके अष्टक भी पूर्ण करने के बाद ये स्थायी तत्व या स्थायित्व को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां हम देखेंगे इस क्लोरीन और क्लोरीन माइनस की, इन दोनों का अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो सिमिलर होगा, परंतु यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यह भिन्न भिन्न होगा। यह एक स्थायित्व के ग्रहण कर चुका है और यह अभी भी अस्थायी है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने से और ग्रहण करने से पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ रासायनिक गुण किस पर निर्भर करें, अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ही Z होता है और Z का मतलब ही P होता है। तो यहाँ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बदलें या परमाणु क्रमांक को बदलें तो भी आप लोगों को ध्यान से समझना है परमाणु का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी का वो बदल सकता है। तो यहां सही जवाब होना है Z, और Z हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आप सभी को आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इनका लेवल काफी अच्छा है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न यही होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज के सेशन का।
1903 में क्या हुआ था कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। देखिए एक छोटा सा थ्योरी है यहां पर। 1903 के अंदर एक सिद्धांत दिया गया था जिसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम लोगों को सही जानकारी मिली। तो अगर हम लोग देखें कि सबसे पहला मॉडल क्या था, तो हम लोग जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को यहां पर समझने वाले हैं। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। आप लोगों को पता होगा कि थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु को एक धनावेशित गोला कहा था। क्या कहा था? धनावेशित गोला, धनावेशित। इसे हम लोग एक और मॉडल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग प्लम पुटिंग मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं। प्लम पुटिंग मॉडल, प्लम पुटिंग मॉडल किसे कहा जाता है? तो प्लम पुटिंग मॉडल जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही कहा जाता है। इस बात की जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दी है। तो यहां पूछा जा रहा है कि जो 1903 में परमाणु सिद्धांत दिया गया था, ये जे थॉमसन का ही परमाणु सिद्धांत था। जॉन डाल्टन के बारे में आप लोगों को पता होगा, इन्होंने परमाणु को एक अविभाज्य कण के नाम से जाना था। वही अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो नाभिक की खोज के लिए इन्होंने सोने की अपनी पतली पन्नी का उपयोग किया था। वही अगर हम लोग गोल्डस्टीन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। तो इतनी जानकारी यहां पर इस क्वेश्चन में मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसने परमाणु को एक धनावेशित गोला कहा, तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल का थ्योरी, जिसे हम लोग प्लम पुटिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को ध्यान से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसका पूरा थ्योरी समझाया है। तो जब भी आप लोगों को क्रिसमस पुडिंग मॉडल के नाम से पूछा जाए, आपको थॉमसन का मॉडल यहां पर बता देना है। तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज भी की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज भी की गई थी। इन्होंने अपने इस मॉडल की तुलना किससे की गई थी, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तरबूज से इन्होंने तुलना की थी, अपने मॉडल की तरबूज से इन्होंने तुलना की थी। और तरबूज से तुलना की थी, इन्होंने यह भी बताया था कि जो परमाणु होता है वह पूरा का पूरा एक धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है। इसमें ऋणावेशित चार्ज, अगर आप तरबूज से इसको समझना चाहते हैं तो तरबूज में जिस प्रकार तरबूज के बीज बिखरे होते हैं, उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे होने की बात यहां पर कही गई थी। और वही जो लाल भाग होता है वह धनावेशित भाग माना जाता है। तो आप लोगों को यहां पर प्लम पुडिंग मॉडल, जो जे थॉमसन का मॉडल था, जिसे पहला मॉडल भी यहां पर कहा जाता है। चलिए, तो इतनी जानकारी आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई। तो प्लम पुडिंग मॉडल या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल हम लोग थॉमसन मॉडल को कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि नाभिक के आकार की माप किसके द्वारा की जाती है। ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपने इससे पहले, आज से पहले नहीं पढ़ा है, आज आप इन्हें देख लीजिए। नाभिक के आकार की माप हम करेंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे एएमयू। एएमयू क्या होता है, तो मैं अगर इसको बताना चाहूं तो यह एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। और आप लोगों को यहां पर बताना है कि एक एएमयू का वैल्यू कितना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी सभी के टारगेटेड क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। वही अगर हम लोग एंगस्ट्रॉन्ग की बात करें तो यह भी एक प्रकार की मेजरिंग यूनिट होती है। आप लोगों को बताना है कि एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना मीटर होता है, कितना मीटर होता है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। सेंटीमीटर आप सभी को पता है। और फर्मी क्या होता है, तो फर्मी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक फर्मी बराबर क्या होता है, तो अगर हम लोग एक फर्मी की बात करें तो एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर ये क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग एक एटम को देखें और इस एटम में बीचों बीच में एक नाभिक होता है, अगर हम नाभिक के केंद्रीय भाग से इसकी परिधि तक की दूरी को निकाले तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस यानी कि नाभिक की त्रिज्या। और यहां से अगर हम लोग आउटर मोस्ट लेयर की डिस्टेंस को निकाले तो इसे हम लोग परमाणु की त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो यह नाभिक की त्रिज्या, यह परमाणु की त्रिज्या। अब इन दोनों का वैल्यू मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। यहाँ वैल्यू होगा 10⁻⁻15 मीटर और वही परमाणु त्रिज्या को हम लोग डिस्कस करें तो 10⁻10 मीटर। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ जो 10⁻15 मीटर होता है, यह वैल्यू एक फर्मी का वैल्यू होता है और एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि नाभिक की जो माप होती है, उसके आकार की माप होती है, वह फर्मी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, फर्मी के द्वारा की जाती है। आप लोगों को मैंने इसका पूरा इतिहास बता दिया कि फर्मी ही क्यों कहा, क्योंकि एक फर्मी का वैल्यू
10⁻⁻15 के इक्वल होगा, इसलिए नाभिक की माप को हम फर्मी से डिनोट करते हैं। आपसे यहाँ पर और भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे हैं कि एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, एक AMU बराबर क्या होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आज के लिए हम लोग देखने वाले हैं कि जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब इनमें से क्या बन सकता है। आप सभी को यहां पर बताना है कि हीलियम परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो इनमें से क्या बन सकता है। इसका पहला ऑप्शन आप लोगों को देके रखा गया प्रोटॉन, यहां पर दिया गया धनावेशित हीलियम आयन और ऋणावेशित हीलियम आयन, और यहां पर दिया गया अल्फा पार्टिकल। तो चलिए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि जब हीलियम परमाणु, आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है, तो हीलियम एक प्रकार की इनर्ट गैस मानी जाती है। इनर्ट गैस का मतलब होगा अक्रिय गैस जो नॉन रिएक्टिव गैस होती है। ग्रुप नंबर 18 से ये बिलोंग करती है पीरियोडिक टेबल में। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हीलियम जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी हम लोग यहां पर देखेंगे कि हीलियम ने जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब दान किए जाते हैं तो धनायन बनता है, यानी कि कैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर आ जाएगा। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन संख्या की बात करें तो आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझने की बात मैं बता रहा हूं कि हीलियम जब कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है तो वह 0 ऑक्सीडेशन अवस्था में होता है, 0 ऑक्सीकरण संख्या इसकी होती है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और त्याग करने के बाद में आप लोगों ने देखा इसके ऊपर यहाँ चार्ज आ गया +1, यानी यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो गई। इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो यहां ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होगा, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि हीलियम जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या यह धनावेशित हीलियम आयन बनाएगा, धनावेशित हीलियम आयन बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इवन किसी भी एलिमेंट के द्वारा, ए कोई एलिमेंट है, इस ए एलिमेंट के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया तो यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना है A+2 यहां पर बनेगा, A+2 बनेगा। आप लोग ये देख सकते हो कि A का ऑक्सीडेशन नंबर अभी 0 है और 0 से यह +2 पर पहुंच गया, यानी यहां ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। इतना आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है। क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या आप लोगों को बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार जो बच्चा इसको देखेगा वो बिल्कुल कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के टर्म इस चैप्टर से बिल्कुल कॉमनली एग्जाम में आते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, जिसे हम लोग नीचे लिखते हैं, और एटॉमिक मास को हम लोग ऊपर लिखेंगे पावर में, यानी यहां पर होता है भार। सिर पर जो लिखा जाएगा वो भार लिखा जाएगा। वही हम लोग यहां भी लिख सकते हैं 6 को, और 12 को यहां भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों के पास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो 12 है ये क्या है, ये A है, और A बराबर होता क्या है, तो A बराबर P+N होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा कि इसे हम लोग परमाणु भार कहते हैं, और भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग माना जाता है। वही ये 6 क्या है, तो 6 यहाँ पर Z होता है, और जितना Z होता है उतना ही नंबर ऑफ P होता है, उतना ही नंबर ऑफ E होता है। तो अगर मुझे N निकालना है तो N निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि A-P कर दीजिए, यानी जैसे ही अगर हम शॉर्टकट बताएं कि 12 में से अगर मैंने 6 को माइनस कर दिया तो यहां पर बचेगा 6, और ये 6 ही इसके अंदर होने वाले या उपस्थित होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या मानी जाएगी। कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। आप इसको भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई X नामक एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, और यहां आपने इसको 15 लिख दिया, तो आपको अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने तो आप 15 - 17 कर दीजिएगा। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो यहां पर 17 ही माना जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने तो भी 17 माना जाएगा, और अगर आपको नंबर ऑफ A निकालना है तो ये 35 हो जाएगा, और आपको नंबर ऑफ Z निकालना है तो यह भी 17 हो जाएगा। इतनी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हम देखेंगे, प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कितनी होनी है, तो प्रोटॉन उतने ही रहते हैं जितना परमाणु क्रमांक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 ही रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है,
आप ध्यान पूर्वक देखना, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के सेल में, यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है कक्षा, और 8 इलेक्ट्रॉन एल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल में। वही अगर हम लोग बात करें 6 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में, 6 इलेक्ट्रॉन यहां एम कक्षा में मौजूद है, उपस्थित है। तो परमाणु में उपस्थित एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है, यानी परमाणु में उपस्थित एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को बिठाते हैं तो के एल एम एन का अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग सेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़े तो यहां कितना हो जाएगा, 8 और 6 से हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 यहां पर हम बात करेंगे 16 की। किसकी बात करेंगे, 16 की। और 16 एटॉमिक नंबर होता किसका है, सल्फर का। किसका होता है, सल्फर का। ये आप लोगों को यहां पर समझना है। अगर हम लोग सल्फर के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहां पर हम लोगों को 16 इलेक्ट्रॉनों को बिठाना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहां पर हम लोग देखेंगे टोटल 4 और 6 10 और 2 12, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमें और चाहिए। 3p4, यहां पर 4 3p, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा सल्फर के लिए। अब अगर हम लोग यहां पर निकालें कि एस इलेक्ट्रॉनों की या एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग यहां पर ध्यान से समझना कि अगर हम लोग एस को देखें तो यहां एस है और एस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इस एस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इस एस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। यदि हम टोटल को काउंट करें तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 6। काफी यूनिक क्वेश्चन है, आप लोगों को उम्मीद है कि मजा आ रहा है ऐसे प्रश्नों को पढ़कर, क्योंकि यही प्रश्न है जो एग्जाम्स में हम लोगों को छोड़ने पड़ते हैं, हम लोग इन्हें स्किप करके घर आ जाते हैं क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आते। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है कि अगर यहाँ पर पी सबसेल को पूछे कि पी में संख्या कितनी है, तो पी में यहाँ पर टोटल नंबर हो जाएंगे 10। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने 6 को देखा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से पढ़े कि प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा किसका द्रव्यमान समान होता है। प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान समान होता है। अगर हम लोग नाभिक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो नाभिक के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता कितना है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1.6726 इंटू 10⁻28 -28 ग्राम। ये आप लोगों को प्रोटॉन का द्रव्यमान देखने को मिल रहा है, यानी मैं इसको द्रव्यमान बोलूंगा, ये मास है। वही अगर हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट करें तो केजी में -31 केजी हो जाएगा। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम यहां पर किसका मास होता है, न्यूट्रॉन का। आप लोगों को ये दोनों यूनिट दिखाई दे रही होगी और दोनों यूनिट में सिमिलरिटीज है, यानी यहां समानता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1095 इंटू 10⁻, आप लोगों को देखना है यहां पर -28। यहां पर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहां जो पावर होगी ये -24 हो जाएगी। आप इसको -24 कर लीजिएगा, -24 कर लीजिएगा। -28 पावर इलेक्ट्रॉन में आप लोगों को देखने को मिलेगी -28, 24। क्लियर है। अगर आप यहाँ केजी में करना चाहते हो तो केजी में ये 31 हो जाएगा, ये आपके 27 हो जाएंगे और ये भी 27 हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मास समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हम देखते हैं कि प्रोटॉन के सिमिलर में कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा, जिसका मास समान होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। इसी के साथ आप लोग सभी चैनल को लाइक करें। जितने व्यूज आपके आ रहे हैं उतने चैनल को आप लाइक नहीं करते हैं, तो अभी इस वीडियो को यहीं रोके, पहले सबसे पहले जाकर एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए कि ये क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है, और एक लाइक आप जरूर करें। चलिए, तो इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण किसको कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल आप लोगों को देखना है, या फिर इसे एंटी पार्टिकल। तो एंटी पार्टिकल अगर हम लोग देखें तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पर होता क्या है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणायन चार्ज हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन में आवेशों की संख्या कितनी होती है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज यहाँ नेगेटिव होगा। परंतु अगर इसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए, तो इस पार्टिकल का जो नेम है वो बन जाता है पॉजिट्रॉन।
पॉजिट्रॉन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, पॉजिट्रॉन के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का धनावेशित भाग यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई नेगेटिव ना लिखते हुए ई पॉजिटिव लिख दें तो ई पॉजिटिव में यह बन जाता है पॉजिट्रॉन, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कौन है या यहां पर विरोधी कण कौन है, तो आपको पॉजिट्रॉन यहां पर जवाब देना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। बहुत सारे बच्चे इसको प्रोटॉन यहां पर लगा देंगे क्योंकि प्रोटॉन में P+ होता है, हम लोगों को E+ चाहिए और E+ करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यहां पर निकालना होगा जिसे हम लोग E+ के नाम से जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए है। पूछा गया है कि तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है किससे संबंधित है। 29 एटॉमिक नंबर किसका होता है आप लोगों को यहां पर बताना है। तो 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का। आप लोग इसे तांबा भी बोल सकते हैं, कॉपर भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कॉपर या तांबा एक ही धातु होती है, काफी महत्वपूर्ण धातु है। अगर हम लोग देखें तो विद्युत की सुचालक धातु यह मानी जाती है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जितने भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां हम लोग देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। अगर हम लोग इसको देखें तो 29, 3d9। तो यहां टोटल अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करें तो यहां जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां डी सबसेल में जा रहा है। वो डी सबसेल में जा रहा है, इसका मतलब यह डी कक्षक से रिलेटेड है या डी ऑर्बिटल जो होगा सब ऑर्बिटल उससे रिलेटेड है। तो यहां आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में 4 प्रकार के ब्लॉक के आधार पर पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कि पता है आप लोगों को ये ब्लॉक क्यों बने? ये ब्लॉक बनते हैं कि किसी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह किस सबसेल में प्रवेश कर रहा है और जिस सबसेल में प्रवेश करता है उसी के आधार पर हम इन्हें कक्षकों को भी रख देते हैं और इनके ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होगा। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 1s2, 2s2 और 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। आपने यहां पर देखा 2 और 2 4 और 3 7। यहां पर आप नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन को कहां प्रवेश करवा रहे हो? पी ब्लॉक में, पी सबसेल में। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन को कहते हैं कि नाइट्रोजन पी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। क्या यह जानकारी आप लोगों को समझ में आई? तो आप लोगों को यहां पर इतना ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग कॉपर की बात करें 29 एटॉमिक नंबर की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी सबसेल या डी कक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के लिए। 13 क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फार्मूला क्या होने वाला है कि जब यह अपने स्थायी तत्व को ग्रहण कर ले। आदर्श अवस्था का मतलब होगा कि जब यह अपने स्थायित्व को ग्रहण कर ले, तो उस वक्त अगर हम लोग देखें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का 2881 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जब इसे स्थायी बनना। अगर हम लोग देखें ये परमाणु क्रमांक 19 है, इसका 19। यहां अगर हम लोग देखें तो ऑर्गन 18 पर बिलोंग करता है और 18 बनने के लिए इस पोटेशियम को अपने अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ता है। और जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो वह तत्व K+ बनेगा। अगर वो 2 को डोनेट करे तो K+2 बनेगा। जैसे कैल्शियम 20 पर है, 18 पर आने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कैल्शियम के कैल्शियम+2 आयन रखते हैं। तो आयनों के बनने का या आयनों के निर्माण की जो कहानी है आपको समझ में आ रही होगी। तो पोटेशियम आदर्श अवस्था में K+ बनाएगा। क्या बनाने वाला है? K+, या इसको +1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ। जैसे सोडियम +1 बनाएगा, सोडियम भी +1 यहां पर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिएगा ध्यान से कि इनमें से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक माना जाता है? किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक माना जाता है? सिलिकॉन जिसके बारे में आप सभी को पता होगा कि परमाणु क्रमांक की अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन की तो 14 पर पड़ता है। 14 के अगर हम देखें तो यहां 11 पर होता है सोडियम, 12 पर होता है यहां पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात करें 13 पर, वही 14 पर देखें हम लोग सिलिकॉन को, वही 15 को हम लोग देखें फास्फोरस, 16 यहां पर सल्फर हो जाएगा, 17 की बात करें क्लोरीन, 18 यहां ऑर्गन हो जाएगा, 19 पोटेशियम हो जाएगा और 20 हो जाता है कैल्शियम। ये इतने सारे 11 से लेकर 20 तक के मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर लिखे। आप यहां पर देखोगे
कि एल्यूमिनियम जो होता है क्या सिलिकॉन से अधिक होगा इसका, तो एल्यूमिनियम डियर स्टूडेंट 13 पर आता है और सिलिकॉन 14 पर आता है, तो यह ऑप्शन तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है 16 पर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका सल्फर ही होगा, क्योंकि सिलिकॉन से परमाणु क्रमांक सल्फर का ज्यादा है, तो सल्फर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। वही मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम 12 पर पड़ता है और सोडियम, ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग होने वाले, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। आप लोग यहां पर मैंने आपको बाय एग्जांपल यहां पर समझा दिया है। तो आप सभी को 1 से लगाकर 50 तक 40 तक एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। सभी एग्जाम्स में एटॉमिक नंबर को लेकर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के लिए है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17 है, वही एटॉमिक मास 36 है, तो उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बड़ा ही आसान सा प्रश्न आप सभी के लिए है कि अगर हम लोग परमाणु क्रमांक 17 की बात करें तो क्या आप ये जज करोगे यहां पर कि ये 17 पर कौन सा एलिमेंट होने वाला है, तो आप लोग यहां सही सोच पा रहे हो कि क्लोरीन यह तत्व होगा जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर हम लोग परमाणु क्रमांक 17 की बात करें, इसका परमाणु भार अगर हम लोग देखें यहां पर दिया गया 36, वैसे इसका 35 होता है, 36 यहां पर गिवन है। तो आप लोगों को यहां पर पूछा है कि उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे। आप सभी को यह जानकारी है कि न्यूट्रॉन निकलते हैं A-P से, और A-P यहां पर क्या होगा आप सभी को पता है कि यहाँ A जो है वो ये है और P यहां पर क्या है, Z अगर 17 है तो P भी 17 है और A भी 17 है। हम लोग डायरेक्टली माइनस करेंगे, यानी 36 - 17, 36 - 17 कितना बचने वाला है, तो आप लोग देखोगे 19 बचने वाला है, और ये जो 19 होगा ये क्या होगा आप लोगों के लिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 19 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को क्या करना है कि पावर में जो भी नंबर दिया गया है न्यूट्रॉन निकालने के लिए पावर के नीचे वाले नंबर को माइनस कर दें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज किया है A = क्या होता है, तो A = P + N होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु भार को माना जाता है। तो सही क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी को हम लोगों ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग का निर्धारण एक क्षण यथार्थता से किसी वांछित हद तक संभव नहीं है। आप इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश भी यहां पर पढ़ सकते हैं कि अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर डिटरमाइन करना है पोजीशन को और वेलोसिटी को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, तो एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरी किसका दिया गया था, तो यहां हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यहां पर पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, और अबाउ रूल्स भी हम लोगों ने पढ़े, और डी ब्रॉगली तरंग प्रकृति का सिद्धांत भी यहां पर दिया गया है। तो आप लोगों को यहां पर चूज करना है। देखिए एक बात यहां पर बोली गई थी कि कोई भी दो कण होते हैं और इन दो कणों में आप लोगों को ये 2 पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करना है कि स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। यह बात किसके द्वारा बोली गई थी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी इसमें इस स्टेटमेंट को कहा गया था कि किन्हीं भी दो कणों के लिए एक साथ किसी का निर्धारण नहीं किया जा सकता। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी यहां पर पाउलिस को भी पढ़ना है, अबाउ और डी ब्रॉगली काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा क्रम विकिरणों की बढ़ती तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है। अगर हम लोग एक स्पेक्ट्रम को देखें तो स्पेक्ट्रम में किस किरण का तरंगदैर्घ्य अधिक और कम होता है तो यहां पर पूछा गया है कि एक बढ़ता हुआ क्रम या सही क्रम हम लोगों को लगाना है। कौन सा क्रम विकिरणों का सही क्रम होगा, और वह भी इंक्रीजिंग वेवलेंथ को लेकर यहां पर पूछा गया है। तो यहां अगर हम लोग देखें कि अगर हम वेवलेंथ की बात करें सही क्रम की, तो अवरक्त किरणें सबसे ज्यादा यहां पर होती, क्योंकि यहां हरित किरणें, क्योंकि एक दृश्य विकिरण है। वही अगर हम लोग पराबैंगनी को देखें और प्रबल एक्सरे को देखें तो एक्सरे सबसे नीचे आती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक स्पेक्ट्रम को, तो सबसे ऊपर आती है लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, वही इंफ्रारेड रेडिएशन जिसे हम लोग अवरक्त विकिरण कहते हैं। यहां पर विजिबल रेड आ जाती है, दृश्य प्रकाश जिसमें बेजानी हापिनाल आ जाएगा। वही यूवी रेज हम लोग यहां लेते हैं, एक्सरे यहां लेते हैं, और एक्सरे के बाद यहां सबसे नीचे आ जाती है गामा रेज। आप सभी इस स्पेक्ट्रम को बना ले अपने पास कॉपी में। तो यहां अगर हम लोग देखें अवरक्त पहले है, उसके नीचे हरित, क्योंकि दृश्य में हरित आ जाएगी, और यूवी पराबैंगनी किरण और प्रबल एक्सरे। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर
बी होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, आप सभी को इसका जवाब होना चाहिए। अवरक्त प्रकाश किरणों का मतलब आपको पता होगा, अर्थ को हीट देने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वह अवरक्त प्रकाश किरणें ही मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के होते हैं अलग अलग, यदि अगर हम लोग देखें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के होते हैं, क्या होते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या समान परमाणु क्रमांक और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता। भिन्न परमाणु क्रमांक और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या यह बात सही है? या भिन्न परमाणु क्रमांक और भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए कितने भी तत्व हम लोग देख लें, अगर हम लोग लेते हैं यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8। अगर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो 2 और 5 हो जाएगा, वही इसका 2 और 6 हो जाएगा। अगर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में है यहाँ 5 है यहाँ 6 है, वैसे ही डिफरेंस यहाँ पर आ गया। और अगर हम लोग भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक यहाँ इसका हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 16। तो अगर परमाणु क्रमांक को देखें तो यहाँ 7 और 8 है, यानी परमाणु क्रमांक भी डिफरेंट है। और अगर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखें ये भी डिफरेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिन्न परमाणु क्रमांक और भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्वेश्चन है संभारिक क्या होते हैं, आइसोबार किसको कहते हैं। तो आप सभी को इसकी जानकारी होगी, संभारिकता का मतलब आइसोबार यानी कि अगर परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक अगर संभारिक को देखें तो परमाणु क्रमांक यहां भिन्न भिन्न हो जाएगा, और वही अगर परमाणु भार को देखें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास समान होगा, परमाणु भार समान होगा। चलिए इस बात को हम लोग मैच कर लेते हैं, समान परमाणु क्रमांक और भिन्न भिन्न परमाणु भार, तो यह तो नहीं होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक को हम लोगों ने भिन्न भिन्न बताया। अगर हम लोग देखें सेकंड ऑप्शन, तो भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक और समान द्रव्यमान भार, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान द्रव्यमान भार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर मैच हो रहा है। या फिर भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक और भिन्न भिन्न द्रव्यमान समान परमाणु क्रमांक, चलिए ऑप्शन नंबर बी आप सभी के लिए यहां पर सही होना है। तो आइसोटॉप्स और आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन माने जाते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आज के इस टॉप 20 क्वेश्चन जो एटॉमिक मास से जो संभावित प्रश्न है जिनका एग्जाम पूछा जा सकता है, तो आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 20 है इस सेशन का। 20 क्वेश्चन है कि यहां पर पूछा गया है कि धनायन किस प्रकार बनते हैं, धनायनों का निर्माण। धनायन को हम केटायन के नाम से भी जानते हैं, केटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन। तो केटायन किस प्रकार से बनते हैं, तो आप सभी को मैंने बताया था कि ए कोई एलिमेंट है और इस ए एलिमेंट ने अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जब आप एरो के इधर इलेक्ट्रॉन को लिखोगे तो यह डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ ए प्लस यहाँ हो जाएगा। अगर हम लोग ए कोई एलिमेंट है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो यहाँ ए प्लस 2 हो जाएगा। तो ये सभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ केटायन का निर्माण हुआ, ये सब केटायन बने। और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आपको एरो के इधर इलेक्ट्रॉन को रखना है यहाँ प्लस करके, तो यहाँ ए माइनस बन जाएगा। वही अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ ए माइनस 2 बन जाएगा, यह एनायन बना। इसे हम लोग एनायन के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग केटायन के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग केटायन के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि धनायन किस प्रकार बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तो एनायन बनेंगे, वही इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बन सकते हैं, यानी डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पढ़कर? इस प्लेटफॉर्म पर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है और जिस क्वेश्चन के लेवल हम लोग लेकर आ रहे हैं, एग्जाम्स में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस बात को आप लोगों को मानना है। आप सभी नोट्स बनाते चले, प्रॉपर पढ़ाई करते चले। बैक टू बैक क्लासेस हम आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस बार आप सभी का सपना पूरा हो, क्योंकि हम सभी के घर पर एक बहुत बड़ी जीत का इंतजार है और ये जीत शायद, ये जश्न शायद आपके द्वारा होगा, ये उम्मीद है। और इस जश्न में वो सभी लोग शामिल होंगे जिन्होंने बहुत बड़ी उम्मीदें हम लोगों से की है, और इन उम्मीदों को कायम रखने का काम आप लोगों का है। और उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, उसके लिए केवल पढ़ाई करना है, जो दुनिया का सबसे आसान काम है। और इस आसान काम को अंजाम आप दोगे तो हमें इंतजार है आपके उस जश्न का
जो हर घर में होगा। तो चलिए इसी आशा के साथ आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न जो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो आप लोगों को जवाब देना है, और इस प्रश्न के साथ इस क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है 21 या किसका कथन है कि उपलब्ध उपकोषों में इलेक्ट्रॉन युग्म से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन स्थान ले लेते हैं। यानी जब कक्षकों को भरा जाता है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और फिर उन इलेक्ट्रॉनों का युग्म बनेगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्मॉल क्लासेस में आप इसे पढ़ चुके हो और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आइंस्टाइन का सिद्धांत, रदरफोर्ड सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जिनका जिक्र मैंने आप लोगों से किया है। तो आशा करते हैं आप सभी को काफी अच्छे ये सेशन लग रहे हैं और इसका जवाब आप दीजिएगा। पर कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न का जवाब देने के साथ साथ ये भी लिखा जरूर करें कि क्लासेस आप लोगों को कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी अच्छी पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।